जय हिंद दर्शक मित्रों। आज के वीडियो में हम उस संस्था के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा हाल फिलहाल चर्चा में है और जिसके आजू बाजू सारी राजनीति घूम रही है। तो उस संस्था के कार्य प्रणाली, उसकी संस्थापना और उसके कानूनी आधारों के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों उससे इतने लोग घबरा रहे हैं या क्यों वो किसी के लिए मुसीबत का पैमाना बन रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हर तरफ एक ही संस्था चर्चा में है। पहले सीबीआई हुआ करती थी, सीबीआई की रेड पड़ी या इनकम टैक्स की रेड पड़ी। आजकल रेड पड़ती है और खबर जो छपती है वो होती है ईडी की, और सबके मन में सवाल है कि ईडी क्या है और अचानक से ये ईडी इतनी सक्रिय कैसे हो गई और अचानक से सारी चर्चा का केंद्र बिंदु ये कैसे बन गई। हम उसके राजनीतिक पहलू पर चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ईडी जिसका फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, या तो हिंदी में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय, ये एक सरकारी संस्था है, एक तरह की जांच एजेंसी है। उसे हम आर्थिक गुप्तचर संस्था कह सकते हैं, जो आर्थिक मामलों के जासूसी कर कर उसके अंदर होने वाले अपराधों को ढूंढती है और रोकने का काम करती है। दोस्तों, ईडी चर्चा में अभी कुछ फिलहाल कुछ वर्षों से आई है, लेकिन वो काम तो कई वर्षों से कर रही है। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 के दिन वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक यूनिट के तौर पर हुई थी। उसका शुरुआती नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था, जो बाद में बदलकर डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किया गया। ये एक तरह का ऐसा विभाग था जो आर्थिक अपराधों पर ध्यान रखता था और वर्षों से कार्यरत था। लेकिन उस बाद में कुछ आए कानूनी सुधारों के कारण और उसका क्षेत्राधिकार बढ़ने के कारण ये जो ईडी संस्था है वो कई मामलों में दखल देने लगी और कई अपराधों की जांच करने लगी, और जिसके कारण चर्चा का केंद्र बिंदु बन गई। दोस्तों, इसका मुख्य काम है भ्रष्टाचार को रोकना, आर्थिक हेराफेरी को रोकना, काले धन को जो सफेद बनाते हैं ऐसे अपराधियों को ढूंढना और काले धन का जो प्रभाव है उसको नष्ट करना, और अन्य कई तरह के आर्थिक अपराधों की जांच ये संस्था करती है। ये कुछ 4 या 5 ऐसे कानून हैं जिसके तहत ये काम करती है, जिसमें एक फेमा एक्ट है या पीएमएलए एक्ट है या दूसरे आर्थिक अपराधों के एक्ट है। ज्यादातर फेमा एक्ट और पीएमएलए एक्ट में उसके आजकल ज्यादा जांच चल रही है, और जिसके कारण कई नेतागण, मंत्रीगण समस्या में घिरे हुए हैं कि ईडी की रेड पड़ते ही उनके पसीने छूटने लगते हैं। अब ये पसीने क्यों छूटते हैं? दूसरी भी एजेंसियां थी, उनके रेड में और इसके रेड में क्या फर्क है, या तो कार्य प्रणाली में क्या फर्क है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि ईडी की रेड इतनी गंभीर क्यों हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि पहले सीबीआई ज्यादा खबरों में रहा करती थी। सीबीआई कहीं पे भी जाकर रेड गिराती थी, लेकिन सीबीआई या तो एनआईए जो जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं की एक लिमिट है, उनका एक क्षेत्राधिकार है कि आप कब जांच कर सकते हैं या किन मामलों में आप जांच कर सकते हैं। वो मामले, वो क्षेत्र बड़े मर्यादित है। सीबीआई की रेड पड़ने के लिए एक बीच में अवरोध ये था कि उसे स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई राज्य सरकार उसे अनुमति नहीं देती तो फिर वो उस राज्य में जांच नहीं कर सकती या उस मामले की जांच नहीं कर सकती। और कई राज्यों ने सीबीआई को रोकने के लिए कानून बनाए, और जिसके कारण सीबीआई का जो काम था स्टेट्स में डायरेक्टली जो हो रहा था वो थोड़ा रुका, कम हुआ। उसके बाद फोकस में आई ईडी, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को किसी भी इजाजत की जरूरत नहीं है, और 2002 में या 2018 में जो सुधार आए उसके कारण उसके क्षेत्र भी बढ़ गए। पहले 8 क्षेत्र थे, अब वो लगभग अलग अलग 30 क्षेत्रों में वो अपनी दखल दे सकती है, जांच कर सकती है। यानी इस कारण वो पूरे देश में कहीं पे भी जाकर आर्थिक अपराध की जांच कर सकती है। इसलिए हर तरफ ईडी की गूंज सुनाई देने लगी। सबसे बड़ी चीज जो जिसके यहाँ रेड पड़ती है उसके लिए मुसीबत क्या बनती है कि सबसे बड़ा कानूनी पहलू यह है कि ईडी की जांच अधिकारी द्वारा जो भी बयान दिया जाता है, जनरली भारत के कानून में ऐसा है कि पुलिस के सामने आप जो बयान देते हैं वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है, कोर्ट में वो माना नहीं जाता। पुलिस की जांच के
स्टेटमेंट का कोर्ट में कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन हिंदुस्तान में ईडी का जो कानून है, या तो ईडी संस्था जिस कानून के तहत काम करती है, वो एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें उस जांच अधिकारी के सामने दिया हुआ बयान कोर्ट में एडमिसेबल है। ये सबसे बड़ी मुसीबत का कारण है। और दूसरा कि आपको जल्द जामीन नहीं मिलता। जामीन मिलने के मामले में ईडी के का जो कानून है, ईडी जिस कानूनों के तहत काम करती है, उसमें जमानत की जो प्रक्रिया है वो बड़ी कठिन है। तीसरा, अगर पुलिस को फरियाद होती है या कोई एजेंसी सीबीआई आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है तो उसकी कॉपी आपको मिलती है, मीडिया को मिलती है, यानी आपको पता होता है आपके खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या लिखा गया है। लेकिन एफआईआर के समकक्ष जो ईडी का जो दस्तावेज है, जिसे ईसीआईआर कहा जाता है, वो ईसीआईआर आपको नहीं मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा। वो एक उनका इंटरनल डॉक्यूमेंट है, यानी उन्होंने उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो हमको नहीं पता, वो सिर्फ कोर्ट में पता चलता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो इतनी मुश्किल हो जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि आप निर्दोष होते हुए भी आपको कई दिनों तक कोर्ट की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। और उस कारण ईडी की रेड पड़ने पर कई लोगों के पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन ईडी जो है वो अपने कानून से उसको मिले हुए अधिकारों के तहत काम करती है और कानून ने उसे जो अधिकार दिए उसका पालन करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि ईडी ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, उसे कानून ने जो अधिकार दिए हैं वो बिल्कुल सही है। अब सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि ये जो सारी जटिल प्रक्रिया है या जो कुछ भी है, इसका प्रावधान तो खुद संसद ने किया है। कानून पास करने वाले सांसद है, कानून पास करने वाले राजनेता है और ईडी के नाम से चिल्लाने वाले भी वही है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कानून जो होता है, कानून से संस्थाएं चलती है। राजनीति चाहे किसी तरह से भी चलती हो, लेकिन कोई भी देश की संस्था या देश की सरकार कभी भी कानून का उल्लंघन करके अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकती। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ईडी के कानून में किए गए कुछ प्रावधानों के कारण वो ज्यादा चर्चास्पद हो गई है और उसी कारण सब तरफ उसकी गूंज सुनाई दे रही है। दोस्तों, ये है ईडी जो आजकल सबका ध्यान केंद्रित कर रही है। और आगे ऐसे वीडियो, जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।